ठीक है, अब पूछिए। रवि जी सर। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं। मेरा एक सर। प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं सोच देखिए, जिस प्रकार से कोविड के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिनेमाघरों का विस्तार करने से बीमारी और बढ़ेगी? और अगर किसी मैसेज को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है तो यूट्यूब पे डालकर वो ऐसा काम भी कर सकता है। माफ़ कीजिए सर, मैं प्रश्न को थोड़ा सा चलिए छोड़िए इसको, कोई इशू नहीं है। हमने अभी पिछले 2 सालों में कोविड काल देखा। जी सर। आपने इस आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित किया? सर कुछ मुद्दों पर मैं मान सकता हूँ कि हमने इस आपदा को अवसर में परिवर्तित किया। पहला चित्र सर हाइजीन को लेकर है। नहीं, आपने कैसे किया? आपके अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आपने ऐसा क्या किया कि इस आपदा को अपने लिए अवसर में कन्वर्ट कर लिया हो? सर इसी स्तर पर मैं हाइजीन को लेकर अधिक सतर्क हुआ हूँ। दूसरा सर मैंने ऑनलाइन जो माध्यम है, जहाँ पर पहले मैं सहज इतना महसूस नहीं कर सकता था, वहाँ पर अभी मैं सहज महसूस करता हूँ सर। और तीसरे स्तर पर सर जो सॉरी सर अभी कुछ चलिए कोई नहीं। देखिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं। देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के। क्योंकि सर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी मैं मानता हूं। तो मान लेते हैं आपको एक मौका दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपको स्थायी मेंबर्स चुनने हैं, तो कौन से 5 देश होंगे जिसको आप चुनना चाहेंगे? सर क्या P5 के अलावा बताना? बिल्कुल फ्रेश हमें चुनना है, कोई 5 देशों का एक समूह जो स्थायी सदस्य होंगे UNSC के। तो आपके हिसाब से किन देशों को उसमें से निकाला जाए, किन देशों को उसमें शामिल किया जाए, जरा बताएं। सर मैं मानता हूं कि एक महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व को मैं एक क्राइटेरिया मानूंगा, जिसमें अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मैं लेना चाहूँगा, और एशिया में सर मैं 2 या 3 देशों को लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन, भारत या जापान, इन चारों में से 2 या 3 को मैं लेना चाहूँगा। उसके अलावा सर अफ्रीका से 2 या 3 देशों को प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ, और यूरोप से 1 या 2 देशों का प्रतिनिधित्व, जिसमें हमारे पास 5 देशों का ही एक व्यवस्था है। तो 5 देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा, जर्मनी? जी सर। फ्रांस क्यों नहीं? सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अधिक है, और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों के बजाय। अच्छा, देखिए, हवाला और हलाला, इनमें क्या अंतर है? सर हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से विदेशों से मुद्राएं भेजी जाती है, जिसमें कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से लेन देन को यहाँ पर लेन देन करते हैं। और हलाला है सर वो शायद निगाह हलाला से संबंधित आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ये 3 तलाक का एक प्रकार है, जिसमें 3 बार तलाक बोलकर तलाक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, देखिए, हवाला की अगर हम बात करें तो देशों के बीच में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF नाम के एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया है। जी सर। किसने किया था? सर ये G7 के देशों द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः G7 देशों की एक मीटिंग में FATF का गठन किया गया था। एग्जैक्ट सर जो ईयर है वो मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो इसमें ग्रे सूची क्या होती है FATF में? सर ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जो व्यापक निगरानी के तहत कार्य करते हैं और जिन पर भविष्य में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोई देश ऐसा है जिसको रखा गया उसमें? सर पाकिस्तान को अभी हाल ही में ग्रे सूची में रखा गया है।
और किन्हें रखा गया ब्लैक सूची में? सर 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि जी मैडम। आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है, जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है, जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं, उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उस पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ। जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है, जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहाँ पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैडम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं डिफेंस में? मैडम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है। जी मैडम। ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम पहला, जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs है या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिससे हम लोग एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्या अभी हाल ही में हमने कुछ एक्सपोर्ट किया भी है या एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए? जी मैडम, फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा आर्मेनिया के साथ में सवाती रडार का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे, ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा, जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। बिल्कुल सही। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, DM बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूँगा, जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊँगा। अच्छा, अगर इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से किसी एक को चुनना हो महिलाओं के लिए, किसे चुनेंगे? मैडम मैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। अच्छा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को नहीं चुनेंगे? मैडम अगर एक को चुनना होगा तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। ठीक है। एक बॉडी बनाई है सरकार ने, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। जी मैडम। क्या कार्य करती है ये बॉडी? सॉरी मैडम, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, मैं जाके इसके बारे में देखूँ।